तो एनडीए में तमाम खींचतान के बीच काट पीट के किसी तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया है। किसके पाले में कितनी सीटें गई हैं ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एनडीए का सीट का बंटवारा किस तरीके से हुआ है। जेडीयू को 101 मिला है, भाजपा को भी 101 मिला है। ये एक शुभ नंबर है जो आमतौर पर न्योता होता भी कहीं कहीं किया जाता है, शुभ अंक माना जाता है इसको। तो भाजपा और जेडीयू शुभ अंक पर टिकी हुई है। वहीं चिराग पासवान ने बाजी मारा है और चिराग पासवान के पाले में 29 सीटें गई हुई हैं। जीतन राम मांझी को नुकसान हुआ है, 6 सीट से समझौता करना पड़ा है। वहीं आरएलएम मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटों से समझौता कर रहे हैं। याद करिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर 5 सीट और 6 सीट ही हमको लेना होगा तो हम यहाँ क्यों रहेंगे, हम कहीं और जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा तो पहले इसी से शुरू करेंगे कि क्या संजय झा ने जेडीयू की इज्जत बचाई है या फिर जेडीयू को डुबा दिया है। कैसे हैं सर? देखिए, एक साइकोलॉजिकल वार होता है जी, मतलब राजनीति में वो पहला साइकोलॉजिकल वार जदयू हार चुकी है क्योंकि इस सीट शेयरिंग की खबर जिस तरीके से दी गई है जी, पहली बार ट्वीट के सहारे लोगों ने ये खबर जारी किया है क्योंकि ये जो भी समझौता दिल्ली में हुआ है एक बात तय समझिए कि बिहार के राजनीति में जो नहीं हुआ है वो कल से आपको विभिन्न राजनीतिक दलों के दफ्तर में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि जो भी समझौता हुआ है वो दिल्ली को नजर में रखकर समझौता हुआ है और दिल्ली को नजर में रखकर समझौता हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे बिहार के लोगों के लिए वो समझौता थोपा गया है। अगर बीजेपी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती हुई सीटें नीतीश को दे दिया गया तो जितने आक्रोश में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे उससे कहीं इस बार अगर जीती हुई सीट जो खबर आ रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी होगी जी ठीक 2020 में तो मान लीजिए 14 सीट उनका गया जी ये भी लड़े इनका भी 15 सीट इनका गया जी तो ये जो सीट जाने की बात आ रही है इस तरीके से सीट भाई कोई ना कोई ऐसा तो विनिंग सीट ये दिए जी और वो भी चिराग को क्योंकि चिराग की राजनीतिक हैसियत को अमित शाह और मोदी भले वो स्थापित करना चाहते हैं बिहार की तो जनता जानती है ना कि उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है वो कहां तक इन चीजों को लेकर आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये माना जाए कि जेडीयू जो है वो चिराग के सामने नतमस्तक हो गई क्योंकि आमतौर पर तो नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता था सर कि 103 से 105 के बीच में ये रुक गए हैं, बोले हैं कि इससे हम नीचे नहीं जाएंगे, आप लोग को जितना सलटना है सलटिए, लेकिन ये तो शुभ अंक लेकर बैठ गए। दो सीटों का मतलब 103 तो पहले भी चल रहा था 2 सीटों का ये देखिए नीतीश को जितना नहीं दबाए हैं उतना मांझी को दबाए बिल्कुल उतना उपेंद्र कुशवाहा को उसने दबाया है। इसके पीछे की राजनीति क्या है जरा इसको समझिए। अब 142 सीटों पर वो लड़ रहे हैं जी ये अगर आप जीतन राम मांझी का बयान देख ही रहे हैं कि 6 घर में हम खुश हैं अब वही मिल गया तो हमको खुश है। उपेंद्र कुशवाहा का कोई बयान नहीं आया है और हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान आएगा भी नहीं क्योंकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है उन लोगों ने कोई ट्वीट वगैरह या कोई जानकारी नहीं दी। हमें जो जानकारी है कि बाप बेटे में जबरदस्त रसाकसी हो गया जीतन राम मांझी और पिता। ये हर बार देखने को मिलता है, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, झारखंड चुनाव में भी देखने को मिला कि मांझी जी कहते हैं कि जब मांगते हैं तो आधा रोटी ही मिलता है, भूख रहती है 2 रोटी की, दिया जाता है 1 रोटी। तो ये आधी रोटी जो दी गई है इससे मांझी संतुष्ट हैं? उनके देखिए मांझी सुविधा भोगी राजनीति कर रहे हैं संघर्ष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मतलब मांझी का जो वोटर है वो जिन इलाकों में है जिस तरीके से है वो सुविधा भोगी राजनीति अब इस उम्र में अब उनको वही मिल जा रहा है बहुत है। अच्छा 20 की एक बार चर्चा कर लेते हैं। 2020 में समीकरण ऐसा बैठा था कि एनडीए में 2 ही दल थे, जेडीयू और भाजपा, और बाद में उधर से मांझी जी और मुकेश सहनी नाराज होकर तेजस्वी पर आरोप लगाकर इधर भागे। तो उस समय जेडीयू ने अपने पाले से 122 में से 7 सीटें मांझी को दी और बिना किसी समझौता के कि आपको हम 7 सीट दे रहे हैं, आप जाइए लड़िए। वहीं दूसरी तरफ 121 में से 11 सीटें भाजपा ने सहनी को दी थी, जो कि समझौता था कि 5 हमारे उम्मीदवार होंगे, जिसमें से राजू सिंह और भी कई उम्मीदवार थे।
जो कि भाजपा के थे, भाजपा के चेहरे थे और वो जाके वीआईपी से लड़े थे। उस समय आरएलएसपी जो है वो 104 सीटों पर लड़ी थी। 2020 में 6 सीटों पर आ गई। आरएलएम अब हो गई है तो 6 सीटों पर आ गई। चिराग पासवान एलजेपी जो है 137 पर लड़ी थी, 29 पर आ गई। तो ये जो समीकरण अभी जो ये 29 वाला समीकरण लग रहा है, इस बार क्या लग रहा है सर कि किस पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं और उस पार्टी के पास भाजपा अपने उम्मीदवारों को भेजेगी? क्या चिराग के पास अपने उम्मीदवारों देखिए, उम्मीदवार किसको कौन कहाँ सेट किए जाएंगे, ये अलग बात है। एक बात समझ लीजिए कि सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में बीजेपी चिराग को की तरफ से फील्डिंग कर रहे थे। अच्छा, उस फील्डिंग में वो कामयाब हुए। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को उसने मतलब पूरी तौर पर लोकसभा चुनाव में हराने वाले कोई और नहीं, बीजेपी वाले ही थे। अब उपेंद्र कुशवाहा को तय करना है कि वो कौन सी राजनीति करेंगे, क्योंकि देखिए ये राजनीति जो है ना, ये सोशल जस्टिस की आखिरी राजनीति है। और जिस तरीके से बीजेपी गेम खेल रही है, जो स्थिति महाराष्ट्र में हुआ चुनाव बाद, नीतीश कुमार की भी वही स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये संकेत है, ये जो पिछड़ों की राजनीति, दलित की राजनीति, अति पिछड़ों की जो राजनीति रही है, उस राजनीति को बीजेपी ने एक अलग तरीके से चुनौती देने का काम किया। नीतीश कुमार को बराबरी पर लाकर जो संदेश वो देना चाहते हैं, क्योंकि अगर बराबरी पर लाने के बाद नीतीश के वोटर अगर नीतीश के साथ खड़े रह जा रहे हैं, या नीतीश का वोट, ये इतना ज्यादा जो लाभुक योजनाएं बांटी गई है, कोई नीतीश की मर्जी से नहीं बांटी गई है, ये सारे के सारे बीजेपी के द्वारा बांटी गई है। इसलिए कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है या नीतीश कुमार का जो इनकम्बेंसी है, उसको कम किया जाए और नीतीश कुमार को, वोटर को हम अपने आप से, अब जितने जीविका दीदी को जो भी राशि दी गई, हर राशि में प्रधानमंत्री खुद उपस्थित रहते थे, क्योंकि हम अपने आप को डायरेक्ट प्रधानमंत्री कनेक्ट करना चाहते थे बिहार की जनता से। बिहार की राजनीति में कांग्रेस के जमाने में ये चीजें होती थी कि आला कमान तय करते थे। हालांकि इसके बावजूद भी बिहार कांग्रेस को लेकर हमेशा, चाहे वो नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी रहे हो, बिहार की सत्ता को लेकर वो हमेशा मतलब बहुत ही कभी एस्टेब्लिश नहीं होने दिया कोई एक मुख्यमंत्री, क्योंकि हमेशा खतरा रहता था उनको कि बिहार से कभी भी चुनौती मिल सकता है। बिहार राजनीतिक रूप से इस पोटेंशियल को शाह भी समझ रहे हैं और मोदी भी समझ रहा है कि बिहार अब सुशील मोदी नहीं है। बीजेपी में कोई एक नेता नहीं है कि पूरी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सके। दिल्ली से ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, बहुत दिनों तक नहीं चलेंगी। कांग्रेस का क्या हश्र हुआ सबको पता है। तो ये कोशिश हो रही है। अब ये पूरी कोशिश आप समझिए कि शाह और मोदी बिहार को रिमोट पर चलाना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री अगर कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो भी कोई जरूरी नहीं है। अगर स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहा, पिछले बार जैसा स्ट्राइक रेट रहा, ये जो 29 सीट दिया गया है, क्यों दिया गया है? चिराग ही बोलेंगे भाई मुख्यमंत्री, मतलब कि भाजपा ने जेडीयू के साथ एक खेल किया है एकदम। ये कंधा जो है वो चिराग का है। हाँ, वो 2020 में क्या किए थे, नीतीश को कमजोर करने के लिए 2020 में जिस तरीके से चिराग को, मतलब महाभारत में जो शिखंडी की भूमिका थी पितामह के सैया पर लाने के लिए, ठीक उसी तरीके की भूमिका बीजेपी ने चिराग को खड़ा करके 2020 में, जहां तक मुझे सर जानकारी है, चिराग ने अंत समय तक ये कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और भाजपा की तरफ से कहीं ये नहीं कहा गया कि चिराग जो है वो कहने की जरूरत, पूरी तौर पर वो मोदी का स्क्रिप्ट था, शाह का स्क्रिप्ट था। इस बार यही देखना, देखिए बिहार में लोकसभा चुनाव का एक अलग टेम्परामेंट था जी। विधानसभा चुनाव बहुत छोटे स्तर पर चुनाव होता है। नीतीश के चाहने वाले जो वोटर है, ठीक है ना, वो देखने वाली बात होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के उम्मीदवार के साथ क्या व्यवहार करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि नीतीश को कमजोर करने वाली बीजेपी है, ये बात सब समझ रहे हैं जो उसके वोटर हैं, लेकिन उसका वोटर सबसे समाज का सबसे कमजोर तबका है, अति पिछड़ा समाज। तो क्या कुर्मी पासवान को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कुर्मी के लिए और एक बात और शशांक समझ लीजिए,
कि सीट बंटवारे में अगर कुर्मी और कुशवाहा को नजरअंदाज किया गया है, कोई ऐसी सीटें जो कुर्मी डोमिनेंस वाला सीट हो या कुशवाहा डोमिनेंस वाली सीट हो, अगर उन सीटों पर अगर वो सीट चिराग के खाते में अगर चला गया होगा तो संजय झा, ललन सिंह पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, क्योंकि आज भी पार्टी दफ्तर में संजय झा को लेकर नाराजगी हाँ, और कुशवाहा समाज के कार्यकर्ता। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना कि वो चीजें होंगी। चुनाव से पहले बड़ा भगदड़ मच सकता है जदयू में, ये बात नहीं मानिए। क्योंकि अगर ऐसी सीटें, देखिए, जो हम लोगों को लगा कि भाई नीतीश के अनुसार चीजें चल रही हैं, तो जो समता पार्टी या आज के भी कार्यकर्ता हैं, उनका जो रिस्पॉन्स हमने देखा वो बहुत पॉजिटिव। वो लोग बहुत उत्साहित हुए कि अच्छा चलिए अब नीतीश जी फिर से अपने तरीके से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन अगर सीट शेयरिंग में कुछ चीजें अगर सामने आ गई, उम्मीदवार के चयन में कुछ बातें सामने आ गई, क्योंकि देखो सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं है, 101 उम्मीदवार जो जदयू के तरफ से है, वो समता के समय से जो वफादार साथी हैं वो हैं या फिर आयातित उम्मीदवार हैं, ये भी देखने वाला होगा। संजय झा और ललन सिंह के कोटे से कितने लोग आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात 2020 में। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है बिहार बीजेपी का, उस ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा होगा कि जदयू के अंदर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए कि अगर नीतीश कुमार को सेटबैक किया गया, पीछे किया गया, तो कोई बगावत नहीं हो। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो अगर बगावत की स्थिति बने तो वो आरजेडी की तरफ नहीं भागे जी। ये अभी 101 सीट मतलब सब बड़े भाई की भूमिका से इनको बेदखल कर दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस 101 सीट में वो बीजेपी माइंडसेट के लोग होते हैं या फिर सोशल जस्टिस वाले लोग होते हैं। असल लड़ाई वही है कि अब किसको ये टिकट देते हैं, क्योंकि देख लीजिए पार्टी प्रवक्ताओं में ही देख लीजिए, एक राजीव रंजन है जी, एक अभिषेक झा है जी, ये बीजेपी का लाइन लेता है जी। बाकी जितने प्रवक्ता हैं लाइन बीजेपी और जदयू का बराबरी का, लेकिन नीतीश की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। मतलब नीतीश को लेकर कंप्रोमाइज करने की स्थिति। कभी वो एनडीए की सरकार अपने तरफ, जैसे अभी नीरज का बयान आया ना जी, पहले नीतीश, लेकिन ये दो प्रवक्ता थे, ये दोनों प्रवक्ता इसी भुजा पार्टी के माने जाते हैं, ठीक है ना। ये भुजा पार्टी के रहमो करम पर चलते हैं और कई बार मुझे मालूम है कि कई बार कई मुद्दों को लेकर प्रवक्ताओं में आपसी रंजिश हुई है, आपसी खिंचातान रहा है। तो ये सारी चीजें सीट शेयरिंग में दिख जाएगा। अगर सीट शेयरिंग में चीजें सामने आ ही गई है, भाई बराबरी पर आप आ गए, एक सेटबैक तो जदयू के कार्यकर्ताओं को लगा है। जितने कुर्मी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जितने कुर्मी हैं, वो कुर्मी के फेसबुक पोस्ट को देखना शुरू कर दीजिए। इससे बढ़िया नीतीश अकेले लड़े। नहीं तो एक और सवाल है सर कि कुर्मी इसलिए भी नाराज है कि पिछली बार 2020 में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, टिकट जब बांटे जा रहे थे, तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी थे, आरसीपी सिंह थे। तो कुर्मी के अंदर ये था कि कम से कम सीटों का बंटवारा सही ढंग से होगा। नीतीश कुमार थे, आरसीपी सिंह थे। इस बार जब सीटों का बंटवारा हो रहा है, टिकट बांटे जा रहे हैं, तो ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को तो पूरी तरीके से लोगों ने साइड कर दिया। नहीं, वो कुछ भी साइड जो चीज, एक बात समझ लीजिए, वोट किसका है? न वोट संजय झा का है, न विजय चौधरी का है, न ललन सिंह का। वोट नीतीश कुमार का है। लोग किसके हैं? नीतीश कुमार के। अगर उनके साथ अगर कुछ चीज खेल करने की कोशिश होगी जी, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब जैसे देखिए मधुबनी में जहां लक्ष्मेश्वर राय जहां भागे हैं जी, लक्ष्मेश्वर राय को इस बार टिकट नहीं मिलता। ये अलग बात है कि लक्ष्मेश्वर राय को टिकट नहीं मिलने के कई वजह है, ठीक है ना। लेकिन वहां हरिनारायण शाह के बेटे की टिकट देने की बात हो रही है। लेकिन अगर खेला हुआ, क्योंकि मेन फोकस अब जदयू रहेगा या खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद, ये टिकट चयन पर निर्भर करेगा। अगर सोशल समझदारी वाले लोग अगर चुनाव लड़के आए और वो जीत कर आए तो फिर बहुत। आपने एक सर्वे किया था सर जिसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी, उसमें भी आपने ये कहा था कि अगर सीटों का बंटवारा सही ढंग से हुआ तो टिकट सही ढंग से बांटे गए तो। बिल्कुल सर ने 15 दिन पहले एक सर्वे किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 65 से 70 के बीच में जेडीयू रहेगी, लेकिन उस स्थिति में रहेगी जब टिकट सही ढंग से बांटे जाएंगे, सही उम्मीदवार को दिए जाएंगे। तो देखिए अभी सबसे बड़ा विषय ये है कि जेडीयू को क्या खत्म करने की तैयारी हो रही है। क्या संजय झा
भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, अपनी पार्टी के मुद्दों को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान के पाले में 29 सीटें गई हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई फायदेमंद रहा तो वो चिराग पासवान है। न भाजपा को फायदा हुआ, न नीतीश कुमार को फायदा हुआ। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो मुंह के बल गिरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि कैसे उठे और कैसे जाकर जनता के बीच कहें कि हम आपके लिए हैं। उन कार्यकर्ताओं से क्या बोले जिनको हमने वो ये वादा किया था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। एक चलते चलते एक बात कह देते कि ना मोदी उस हैसियत में अभी है, मतलब मोदी का 14 वाला जलवा नहीं है जी, नीतीश में भी वो जलवा नहीं। बिल्कुल। सीट शेयरिंग को लेकर जो मैसेज ट्वीट करना एक अलग मैसेज है। ऐसा नहीं है कि पटना के बजाय आप दिल्ली में सीट घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग इतने सीटों पर चुपके चोरी कुछ भी, मतलब ये साफ है कि बीजेपी भी आशंकित है और जदयू भी कि सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद पार्टी के अंदर बबेला मच सकता है, क्योंकि शाह और मोदी, एक बात समझ लीजिए, शाह और मोदी दिल्ली में रहते हुए रिमोट कंट्रोल से बिहार बीजेपी को नहीं चला सकते हैं। और बिहार बीजेपी जिस तरीके से विभिन्न खेमों में बटी हुई है, ऐसा नहीं है पहले एक खेमा होता था सुशील मोदी का, अब तो बहुत और दूसरा जो होता था वो 80-20 का रेशियो रहता था। अभी खेमा है सम्राट चौधरी का है, नित्यानंद राय का खेमा है, दिलीप जायसवाल का खेमा है, संजय जायसवाल का खेमा है, मतलब खेमा है। और ये सारे के सारे खेमा बचा हुआ वो तो अब खत्म हो चुका है। वो सारे खेमा किस स्कूल के हैं? शाह के स्कूल के ही हैं। तो वो अब एक दूसरे को नियंत्रित रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन आने दीजिए कौन किसका कहाँ सीट मिला है। बिल्कुल, खेला तो हो गए एकदम। चलिए, बिल्कुल, तो खेला हो गया है जेडीयू के साथ। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें।